कि समस्या इतनी बड़ी है तो उस पर विचार भी उतना गहन होना चाहिए। पूरी दुनिया के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दृढ़ता से स्टैंड लिया था, जो अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा है। परंतु कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उन्होंने शायद सोची भी ना हो, तो हमें शायद बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं हो और अंतिम रोटी कुत्ते को जाती है। हम एक शानदार स्थिति की तरफ हैं या एक खौफनाक स्थिति की तरफ हैं। माननीय उपसभापति महोदय, आज हम जिस विषय के ऊपर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, ये विश्व की उन समस्याओं में से एक है जिसमें कोई भी देश और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इससे अप्रभावित हूं। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी समस्या है जिससे विश्व का हर देश और हर व्यक्ति एक समान रूप से प्रभावित है। और इसकी वजह से अगर हम एक बात कहें कि विगत 100 वर्षों में दुनिया ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी उन्नति की, किसी जमाने में सिर्फ मार्कोनी का सिग्नल गया था, 1900 में पार आज हम वर्ल्ड वाइड वेब पे बैठे हुए हैं, हम सैटेलाइट्स पे बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो गया, क्वांटम रेवोल्यूशन हो गया। कहा जाता है कि वी आर एट द कस्प ऑफ ए ग्लोरियस एज इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। परंतु दूसरी तरफ विगत 100 वर्षों में टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा है और 5 सबसे गर्म वर्ष पिछले 30-35 वर्षों में रिकॉर्ड किए गए हैं। और इस प्रकार की आशंका है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगले 100-150 वर्षों में हो सकता है कि मनुष्य जाति के एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाए। It never happened in the documented history of the mankind. So we have to decide whether we are at the cusp of a glorious time or at the cusp of a precarious time. हम एक शानदार स्थिति की तरफ हैं या एक खौफनाक स्थिति की तरफ हैं। और इसी पर विचार करने के लिए दुनिया ने सबसे पहले, आप सबको याद होगा, 1992 में रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुई, फिर 1997 में क्वेटो, जो क्वेटो प्रोटोकॉल हम सब जानते हैं, 2009 में कोपेनहेगन हुआ, 2015 में COP21 पेरिस में, और अभी हाल के वर्षों में ग्लासगो, और अभी पिछले महीने ही कुछ दिन पूर्व ही माननीय मंत्री महोदय शर्म अल शेख में जो कार्य करके आए हैं, ये दर्शा रहा है कि पूरी दुनिया और भारत इस विषय को लेकर कितनी गंभीरता के साथ सजग है। परंतु जब हम विचार करते हैं कि समस्या इतनी बड़ी है तो उस पर विचार भी उतना गहन होना चाहिए। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब पेरिस में जलवायु का सम्मेलन हो रहा था, पूरी दुनिया के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दृढ़ता से स्टैंड लिया था। तमाम हमारे ऊपर आक्षेप लगे थे कि हम अलग थलग पड़ सकते हैं, परंतु पर्यावरण संतुलन के लिए विकसित देशों के ऊपर एक प्रभावी दबाव बनाने का कार्य भारत सरकार ने किया था। और मैं उसी नवंबर 2015 में मोदी जी का एक वक्तव्य उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, पीपुल एंड प्लैनेट आर इनसेपरेबल एंड ह्यूमन वेलबीइंग एंड द नेचर आर इंडिविजिबल। यानी हम नेचर से अपने को अलग रख के नहीं देख सकते। और आप सोचिए कि आज विज्ञान ने भी बात माना। सिर्फ 60-70 साल पहले अगर आप किसी से कहते कि दिल्ली में फैक्ट्री चल रही है और कनाडा में बर्फ पिघल रही है, तो कोई कहता कितने अनसाइंटिफिक हो, कितनी बेकार की बात कर रहे हो, हीट कंडक्शन के रूल नहीं जानते, कुछ मीटर हीट नहीं जा सकती, हजारों किलोमीटर कैसे जा सकती है। आज ग्रीन हाउस इफेक्ट ने प्रूव किया है कि नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ भी पिघल सकती है, बिकॉज एंटायर अर्थ इज ए सिंगल कॉस्मिक यूनिट। ये वही बात है जो मोदी जी ने कहा कि नेचर और ह्यूमन वेलबीइंग अलग नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, जब हम भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता भी है। और अगर हम फॉसिल फ्यूल या कोल से ही ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति करते रहेंगे तो कैसी समस्याएं आ सकती थी। तो याद करिए, एलईडी बल्ब का विषय बहुत शुरू में लिया गया और अब तक भारत सरकार 37 करोड़ एलईडी बल्ब्स का वितरण कर चुकी, जो अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा है। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं सभापति महोदय जो पूर्ववर्ती सरकारों ने भी सोचा होगा, नहीं कर पाए होंगे। जैसे सोलर एनर्जी में जितनी लंबी छलांग हमने मारी है, उन्होंने भी सोचा होगा, उतनी लंबी छलांग नहीं मार पाए। परंतु कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उन्होंने शायद सोची भी ना हो। वो ये था कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा। यह विचार शायद उन्होंने नहीं किया होगा। मोदी जी के नेतृत्व में यह हुआ और आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र गुरुग्राम में है। और इसमें हमने अचीव क्या किया है कि इन वर्षों में हम सोलर सेल की कैपेसिटी में तीसरे नंबर के देश हो गए हैं और सौर ऊर्जा के द्वारा वाटर हीटिंग के प्रोसेस में दूसरे नंबर के देश हो गए हैं। और इतना ही नहीं, अभी भारत ने दुनिया में पहला ऐसा गांव बनाया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा पे चलता है, जहां की एक एक घर भी सौर ऊर्जा पे चल रहा है। वो है गुजरात का मोढेरा गांव। और इतना ही नहीं, वहां पर भगवान सूर्य का एक मंदिर भी है। तो वो
भारत का भी प्रतीक है और गौरवशाली भारत का भी प्रतीक है। नेचर के अनुरूप जीवन जीना होगा। तो मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि भारतीय परंपरा में, गांव में हम जो जीवन जीते हैं, नेचर के साथ उसका कैसा तादात्म्य है, यदि हमें समझ लें तो हमें शायद बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं हो। गेहूं की बाली उगती है तो उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो किसको जाता है? पहले पशुओं को जाता है। जो बाली निकाली जाती है दाने, तो पहला दाना किसको जाता है? पक्षियों को जाता है। जब दाने से आटा बनता है तो पहला आटा किसको जाता है? चींटियों को जाता है। फिर गूंथा जाता है आटा रोटी बनाने के लिए तो मछली को जाता है। पहली रोटी गाय को जाती है और अंतिम रोटी कुत्ते को जाती है। इससे ज्यादा प्रकृति के साथ रहने का तरीका किसी को सीखने की जरूरत है। पर दुख की बात यह थी कि हमारे किसान भाई भी जब आंदोलन में बैठे थे तो कोई विदेश की लड़की उनको बता रही थी कि इन्वायरमेंट के साथ कैसे जीना चाहिए, जबकि वो तो हम हजारों सालों से किस तरीके से जीते आ रहे हैं। तो यह मैं पंक्ति कहना चाहूंगा, आकाश नापने वालों तुम सच सच कह दो, क्या नाप सके हो तुम धरती की मौन व्यथा? जो दोहन की प्यास से दुखी रक्त प्रकृति की करुण कथा, वो अंतरिक्ष की सुंदरता पर मुग्ध वसुध, वसुध मतलब वसुधा का पुत्र यानी मनुष्य, वो अंतरिक्ष की सुंदरता पर मुग्ध वसुध पैरों के नीचे सिसक रही रसवती धर।